तो इनको एक सत्र के लिए बुलाइए। कल मैं गई थी रात में मैंने। अब तुम अपना नंबर शेयर करो। अभी आपका ठीक है ना? दीप प्रतीकको विजयको अनि सुखको अनि कालोलाई अन्धकारलाई हटाएर जहिले पनि हटाउनको लागि हामी जहिले पनि दीप नै जलाउने गर्दछौँ। अनि आजको यो दीपले तपाईँ हाम्रो जीवनमा मात्र होइन धेरै कुराहरूमा त्यो ज्योति आएको होस्। दीपको लौ जहिले पनि माथि बल्दछ, ओह्रालो कहिले पनि बल्दैन थियो। अनि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि सकारात्मक कुराहरू सदैव उकालो बलेको होस् भन्दै आजको यो दीप प्रज्वलन गरिरहेका छौँ। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, साथ ही भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और टूरिज्म से जुड़े हुए सभी अधिकारी, और साथ ही जो इस कार्यक्रम में अपनी कला और प्रस्तुति के कारण हम लोगों को नई तरह की ऊर्जा जो हमारे शरीर में डालने वाले हैं, ऐसे सब कलाकारगण और साथ ही सबै दार्जिलिङ का आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। मुझे लगता है दार्जिलिङ के इतिहास में पहली बार है कि भारत सरकार की ओर से कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, वो भी इतने भव्य रूप में हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे हम सब जानते हैं भारत, हिंदुस्तान जो हमारा देश है, ये अपने आप में संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। और जब मैं पश्चिम बंगाल की और दार्जिलिंग की बात करता हूँ तो यहाँ की विशेषता ही कुछ और है। चाहे नॉर्थ बंगाल हो, दार्जिलिंग हो, तराई हो, डूवर्स हो, हम सब लोग दुनिया में देश भर में पढ़ते हैं, सुनते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन अगर मैं वास्तव में कहूँ तो दार्जिलिंग सांसद होने के नाते ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स और नॉर्थ बंगाल के लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जीते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी आदत में डालते हैं। मुझे लगता है हमारी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। नॉर्थ बंगाल में जहाँ मैं बात करता हूँ, गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, कोच, मेच, टोटो, इतनी विभिन्न तरह के लोग, समाज के लोग, विविधता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, फिर भी नॉर्थ बंगाल की मुझे सबसे बड़ी जो ताकत लगती है वो अनेकता में एकता ही नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ताकत है। दार्जिलिंग हमेशा संस्कृति का एक केंद्र रहा है और इस तरह के कार्यक्रम से मुझे लगता है विशेष करके जो हमारे लोकल कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, वो कई बार जब भी मैं दार्जिलिंग आता हूँ उनके मन में शिकायत रहती है कि हमारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो जगह नहीं मिलता जहाँ पर जा करके हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी खान पान को हम प्रस्तुत कर सकें। मुझे लगता है इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता कि जहाँ हमारे लोग जो है अलग अलग जगह जा करके प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही शायद संभव है कि पूरा भारत सरकार और भारत सरकार का डिपार्टमेंट खुद चल के दार्जिलिंग में हमारे आंगन तक आज पहुंचा है।
इस तरह के आयोजन से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर में मोटिवेशन मिलता है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहुंचने का एक रास्ता, एक मार्ग खुल जाता है। मैं अंत में एक बार फिर हमारे मंत्री जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और साथ में भारत सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की। जैसे मेरी बड़ी अनौपचारिक चर्चा हुई और मैंने उनसे कहा था कि ये आपका हक है और आपको मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हम जल्दी दे पाएंगे। चुनाव सिर पर है, लेकिन हमारी तैयारियाँ हैं। तो मैं आज अपने आप से संतुष्ट हूँ कि मैंने मुझे दिया हुआ वचन था, मैं उसको आज पूरा करूँगा। संस्कृति महोत्सव में जब भी मैं शामिल होता हूँ तो कई बार निःशब्द हो जाता हूँ, मैं महसूस नहीं कर पाता, बल्कि शायद आप भी आज से 2 दिन बाद जब अकेले बैठेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। हम जब कभी संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं तो हम महोत्सव को कभी आध्यात्मिकता से कटकर नहीं देख सकते, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही साझा है। लेकिन हम फिर लोगों को ये अवसर दें, इस सबसे अहम सवाल है। कई बार प्रस्तुतियां लेकर ऐसे लगता है कि ये मनुष्य के सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस कलाकार को हम निकट से देखते हैं तब हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते। जब उसकी हम प्रस्तुति देखते हैं उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो भी कलाकार होगा उसकी अपनी साधना है, और उस साधना का एक ही लक्ष्य है, यदि वो उसको सफल करना चाहता है तो उसकी निरंतरता समाप्त नहीं होना चाहिए। तो उसको धन, यश शायद घर बैठे भी मिल सकता है, लेकिन एक चेतावनी जरूर है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात जरूरी होती है कि यदि वो साधक है और घर में ही वो साधना करता है, उसे कोई मंच नहीं मिला तो दुनिया उसको देख नहीं पाएगी, उसकी क्षमता को जान नहीं पाएगी। और सारे जो कार्यक्रम होते हैं जो उसी के परिणाम देने का एक मंच है। मैं नेहरू वैज्ञानिक संगठन का डायरेक्टर जनरल था। जब वो संगठन बना था तो उसकी एक स्लोगन था कि बहुत सारे लोग उस तरह गरीबी थी, लाचारी थी, बीमारी थी, स्कूल बहुत पहुंच से बाहर थे, लोगों की रुचि भी उस दृष्टि से रही थी। तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उसके पीछे एक लॉजिक था और लॉजिक बड़ा आध्यात्मिक था कि अगर मनुष्य जन्म लेता है तो ईश्वर ने उसे कोई ना कोई गुण जरूर देकर भेजा होता है। वो पढ़ नहीं पाया इसलिए उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, स्कूल की प्रतिस्पर्धा में नहीं जा पाया, कॉलेज की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो सका, कोई ओपन चैलेंजेस होते उसमें शामिल नहीं हो सका। तो जीवन में कोई मंच मिल रहा है इसको जो पढ़ा लिखा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली प्रतिभा है उसको कितना पूरा हुआ इसका मूल्यांकन करने के लिए नहीं आने। लेकिन संस्कृति का भी काम ऐसा ही है। जरूरी नहीं कि संस्कृति में का बाहर वो कलाकार पढ़ा लिखा ही लगना लिखा भी हो सकता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार कोशिश हुई थी कि हम कल्चरल मैपिंग कर सकते हैं। अब कल्चरल मैपिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हमने पैमाने तय कर लिए वही होगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ संगीत नाटक अकादमी। कैलाश खेरगांव का नाम सुना होगा, वो पद्मश्री, लेकिन उनकी गायकी की बिना संगीत नाटक अकादमी की सूची में नहीं। अब ये जो परिस्थितियां हैं उनको आपको बदलना होगा। फ्यूजन का जमाना है, फ्यूजन की चीजों को कहीं ना कहीं आपको स्थान देना पड़ेगा। और इससे मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बड़े स्वाभाविक परिवर्तन है। हम अपने ट्रेडिशन को भी न छोड़ें। आज मैं कार्यक्रम में था, वो लड़का कार्यक्रम था, उन बच्चियों ने व्यक्त किया, मैंने पूछा कि कौन सा नृत्य कर रहा है, नाम बताया। तो किसी ने कहा कि वो शहरी नृत्य कर रही है, लेकिन वो फ्यूजन था। तो मुझे लग रहा था कि जिस शब्द अंग्रेजी के जो शब्द है वो नाचने ठीक रही थी, संगीत का गा रही थी वो नेपाली में, लेकिन वो फ्यूजन था। लेकिन वास्तव में जो मूल नृत्य है नेपालियों का
क्या वो हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्या उसको हम बचाए रखेंगे। संस्कृति का उद्देश्य यहाँ पर हम किसी विकास के विरोधी नहीं है। फ्यूजन हो बहुत अच्छी बात है, फ्यूजन में लोग नौजवानों की रुचि है, किसी भी तरह उससे पूरे घटनाक्रम को जोड़ना ही चाहिए। लेकिन हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो हमारी मूलभूत परंपरा है वो हर कीमत पर बचनी चाहिए। जब हम कभी मैं पहाड़ के लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पहाड़ का जीवन साधना का जीवन, आध्यात्मिकता का जीवन, आप इसे साधुता का जीवन भी कह सकते हैं, साहस का जीवन। लेकिन ये सबसे अहम बात है कि वो प्रकृति के साथ जीने के आए, जिसमें इतने गुण होंगे वही प्रकृति के बीच में अपनी इच्छाओं को मारकर रह सकता है। लेकिन आप फर्क देख रहे होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी प्रकृति से प्रेम तो करती है लेकिन आपके इस परिवेश में जीने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर चेतावनी के ऊपर कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रकृति के साथ जीना और प्रवृत्ति के साथ जीने के फर्क को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो संकट देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, खासकर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें जो लोग रहते हैं वो सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, वो वीर और साहसी भी उन्होंने कहा, तो योद्धा भी है। उन भारतीय पक्ष के खिलाफ एक षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र है नशे का। अगर उससे भी अगर आपको मुक्त होना है, या तो खेल की तरफ बच्चों को पहुँचाना होगा या संस्कृति की तरफ पहुँचाना होगा, तभी आप इस संकट से बच सकते हैं। हम अपनी पुरानी परंपरा को बचाकर छोड़े, उनको साथ में रखें। मैं उन तमाम कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूँ जो 3 दिन तक इस मंच पर अपनी साधना को यहाँ प्रकट करेंगे। और उनको जब मंच मिलता है तो मैं एक बात कहूँगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में जिसको भी अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलता है तो रातों रात उसकी ऊंचाई 100 गुनी बढ़ जाती है। और इसलिए मैं उन तमाम कलाकारों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्रालय और भी हैंडीक्राफ्ट के अपने स्टार्स इसलिए लगाता है कि आप में से भी कोई ऐसा काम करता है तो उसको आगे आकर ये काम करना चाहिए। साथ ही आज पर्यटन मंत्रालय का जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन चलेगी, होम स्टे को लेकर। यहाँ पर शताब्दी पूरी कर चुके हमारे होटल के संस्थान हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी उस अवसर पर उन लोगों के बीच जाए। अपेक्षा तो हमारी 150 की थी, पर मुझे बताया गया कि होम स्टे के 300 से ऊपर लोगों ने पंजीयन ले लिया है और साढ़े 800 को भी पार कर सकता है। मैं उन तमाम लोगों से विनती करूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये कोई सीजनल काम नहीं है। अगर वो संख्या 600 पार करेगी तो दोबारा हम ट्रेनिंग इसी स्थान पर करेंगे और स्थानीय कोई हमारा नॉलेज पार्टनर होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा। लेकिन हम इस काम को बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दार्जिलिंग में ये संस्कृति महोत्सव करना हम सब के लिए भी गौरव की बात है। दार्जिलिंग का नाम देश भर में नहीं है, पूरी दुनिया में। मैं अपनी संस्कृति मंत्रालय की पर्यटन मंत्रालय की टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मैं कूच बिहार गया था, कूच बिहार में तो पहले दिन तो संख्या 5,000 की, जब दूसरे दिन संख्या 20,000 को पार कर दी थी। यहाँ पर भी राजभवन में शायद प्रवेश में लोगों को हिचक होगी, शायद वो हिचक टूटेगी और कल शायद हम संभालने में मुश्किल होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दार्जिलिंग वासी इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी करें। 2 दिन और रहेंगे और मुझे लगता है कि देश भर से आए हुए उन प्रतिभागी की कला को देखेंगे और बाद में हम महसूस करेंगे कि भारत अपने आप में कितना विशिष्ट है, कितनी विविधताएं रखने के बावजूद भी कितना एक मत है। उनकी एकजुटता हमारी एकता का प्रतीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हो रहा है। मुझे लगता है दार्जिलिंग के लिए गर्व का विषय है कि दार्जिलिंग में, और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कई साल तक इस तरह के भव्य कार्यक्रम हो सकते हैं। मैं विशेष करके आभारी हूँ भारत सरकार का और हमारे कल्चर और पर्यटन देखते हैं हमारे मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी का, कि वो दार्जिलिंग आए थे और उन्होंने वादा किया था कि दार्जिलिंग में इतनी विविधताएं हैं, संस्कृति, कला और परंपरा में इतने आगे हैं, इसको लेकर के
इसका और प्रमोशन होना चाहिए, इसको हम देश और दुनिया तक लेके जाने चाहिए। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और ऐसा भव्य कार्यक्रम आज जो है दार्जिलिंग में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग की जनता से निवेदन करता हूँ, आप सब लोग आइए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। नहीं, यहाँ पर गवर्नर हाउस में जो भी अगर कल्चरल प्रोग्राम होता है वो तो महल में होता है, तो ये इस बार आप लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने जैसे बोला कि देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव का समय जरूर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये दार्जिलिंग की जनता का कार्यक्रम है, ये देश की जनता का कार्यक्रम है, ये पश्चिम बंगाल की जनता का कार्यक्रम है। कृपया करके हर कार्यक्रम को पॉलिटिकली लिंक करने की कोशिश ना करें।